Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Kapil Gupta. So in today's video, we are going to discuss about how to prepare for CA final, financial reporting paper number 1. सो अगर बात करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि मतलब किस बुक से तैयारी करें, मतलब टीचर्स की बुक, जो आपका टीचर्स या जो भी फैकल्टी रहता है उससे तैयारी करें या इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से। तो मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा या जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो यही है कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट, क्योंकि इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट का अगर मैं जस्टिफिकेशन दूँ कि आपकी तैयारी क्यों इंस्टीट्यूट की स्टडी मेट से करनी चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरा इंडियस है और पूरा सिलेबस ही अपना इंडियस है। और क्योंकि इंडियस एक ऐसा चीज़ है कि जो अभी पिछले 5 से 6 साल पहले आया हुआ है और जो भी इंडियस का जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं, वो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अपनी बुक्स में कवर कर दिया है। तो और कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना भी कंटेंट इंस्टीट्यूट के मेट में दिख रहा है वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, जितने इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं, वो मोर देन इनफ है। तो आपको कोई और बुक की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल बल्कि है, तो आप उस चीज़ को फर्स्ट रिवीजन में अपना समराइज कर लें कि आपको सेकेंड टाइम में कौन सा पढ़ना है। तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही अपना पढ़ाई करेंगे। तो और फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इन मतलब ठीक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल आपने पढ़ना चालू कर दिया, तो अभी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। तो अगर बात करें, जैसे मैं पाँच छः चैप्टर बताता हूँ। जैसे हो गया बिजनेस कॉम्बिनेशन, हो गया कंसोलिडेशन, हो गया इंडियस 115, हो गया इंडियस 116, हो गया फिर शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया। और इन सब चीज़ों से लगभग आपका 70 मार्क्स का कवरेज इधर ही हो जाता है। और आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है, इससे 70% का कवरेज हो जाता है। तो आप इसी चैप्टर पे मैक्सिमम ज़्यादा फोकस करें और बाकी चैप्टर भी आपको कवरेज करना है। तो ये जो बड़े चैप्टर हैं, अगर आपका मेजर पोर्शन इसमें कवर हो जाता है तो उसके बाद आप छोटे चैप्टर को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे आपका शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया, इंडिया 16 हो गया, और भी जो इंडिया 34 हो गया। तो ये सब चैप्टर आप बाद में भी कवर करें, लेकिन मैक्सिमम फोकस आप इस पर करें सो दैट आपका कवरेज इस पर हो जाए। अब दूसरा बात ये आता है कि जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप पढ़ना चालू कर दिए, तो आप सारे क्वेश्चन को लिख लिख करके लगाएंगे। और आप जैसे 3 रिवीजन करने वाले हैं तो हर रिवीजन पर लिख लिख करके लगाएंगे, या एक ही रिवीजन में आपका हो जाएगा। तो मैं इससे ये बोलता हूँ कि अगर आपका जो फर्स्ट रिवीजन है, उस फर्स्ट रिवीजन में आप पूरे क्वेश्चंस को, मतलब अगर 70 मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो उस 20 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लिख लिख करके ही लगाएं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन रहता है तो आप कैलसी पे लगा सकते हैं। और अगर 10 से 15 क्वेश्चन जो आपने लगाया है, उसमें सपोज अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अगर 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट में अगर एक दो जगह कोई पॉइंट में आपको दिक्कत आ रहा है, तो उसको मार्किंग करें। और उसको नेक्स्ट रिवीजन जब आप करेंगे, तो उस नेक्स्ट रिवीजन में आप उसको देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जो लगाया था उसमें बाकी का चीज़ें हो गया था, केवल उसी पॉइंट में दिक्कत है। तो उस पॉइंट को देखने से ही आपका वो कवरेज हो जाएगा। तो आपको पूरा एंटायर क्वेश्चन फिर वापस से लगाना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एग्जाम डे में जो आपका प्रिपरेशन होता है, तो जैसे फर्स्ट पेपर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, तो एग्जाम डे में सबसे प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप 5 दिन पूरा 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 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर दें। क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबसे लेंथी पेपर होता है, आपका पहला पेपर होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर के लिए अपीयर हों तो पूरे अटेम्प्ट करके आएँ, और पूरा अटेम्प्ट करने के बाद उसमें मैक्सिमम स्कोर करें। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अगर रिटेन प्रैक्टिस होएगी, तभी आप जाकर के पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि हर बार देखा जाता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आता है, बट लेंथी बहुत रहता है। और आप ये यकीन मानिए कि अगर मैं ये बताता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर का 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो बाकी ऐसा उतना लेंथी कोई पेपर ही नहीं होता है पूरे सीए फाइनल्स में, अगर बात करें तो बाकी का पेपर आप इजीली कवर कर पाएंगे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला पेपर रहता है, तो आप पहला पेपर जब आपका अच्छा चला जाता है, तो ये बूस्टर रहता है बाकी के पेपर को अच्छा करने के लिए। तो आप ये मान के चलें कि आपका पहला पेपर जो रहेगा उस पर 5 दिन देंगे, आप 5 दिन मिनिमम देंगे, जिससे पूरा कवरेज करेंगे और अच्छे से एग्जाम में लिख करके आएंगे।
तब जाकर के आप बाकी के भी पेपर के टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम केसेज में ये देखा जाता है कि जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो पूरा उनका मोरल वहीं पे डाउन हो जाता है। तो बाकी पेपर के लिए कितना भी अच्छा तैयारी होता है ना, तो वो मतलब वो अपने आप को एनर्जाइज़ नहीं कर पाते हैं और आगे के पेपर भी उनका वैसे ख़राब ही जाता है। तो फिर इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर का वो करें। और ऐसा कभी भी हल्के में ना लें कि आपका जो जैसे सीए इंटर का हो गया या सीए फाउंडेशन का हो गया, तो आप उस 60-70 मार्क्स बहुत ईज़िली ला सकते थे। इसमें 60-70 मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अ, पूरा इंडेक्स है इसमें और पूरा पेपर भी लेंदी रहता है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहता है, रिवीजन चाहिए रहता है और उसके हिसाब से जैसे मेरा मेरा 67 मार्क्स था, तो एक अच्छा स्कोर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने 3 रिवीजन किया था और लिख करके प्रैक्टिस किया था और एग्जाम के पहले मैंने 5 दिन सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को दिया था। बाकी 5 दिन में मैंने कोई और सब्जेक्ट टच नहीं किया था, केवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को दिया था। तो इससे जो है कि आपका स्कोरिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 5 दिन के लिए आप मिनिमम 5 दिन तो दे ही। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि जो आपका एग्ज़ाम में, जैसे एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन लिखें आप, तो सबसे अच्छा है कि उसको बेटर प्रेजेंटेबल तरीके से लिखें। आप उसको बिल्कुल खुला-खुला लिखें। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पूरा एक ही बार में सब चीज़ें एक ही लाइन बाय लाइन नीचे लिख देते हैं, या एक क्वेश्चन खत्म हुआ तो सेम पेज से दूसरा क्वेश्चन भी चालू कर देते हैं। तो आप कृपया करके, अगर आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो दूसरे पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करें और जो भी लिखें उसको खुला-खुला लिखें, एक-एक लाइन छोड़ कर के लिखें। मतलब एक पैराग्राफ लिखा है तो आपने एक लाइन छोड़ दो, जिससे कि मतलब एग्ज़ामिनर को भी समझे कि यहाँ से दूसरा कांसेप्ट चालू होता है या दूसरा रेफ़रेंस चालू होता है। तो आप उ उसको कर दें। और उसके बावजूद आप कोई भी इंड एयर्स का जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते समय से सबसे मस्ट जो रहता है कि आप इंड एयर्स नंबर उस पर लिखें। इंड एयर्स नंबर लिखेंगे, जब तक आप इंड एयर्स नंबर उस पर नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर को भी ऐसा समझेगा कि वो तुक्का मार के आ रहा है कुछ चीज़ें। जब आप इंड एयर्स लिखते हैं ना, तो एक मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आपका मतलब वो उसको क्या रहता है कि आप सपोज किसी चीज़ का आपने आंसर लिख दिया और इंड एयर्स ही नहीं डाला, तो उसको ऐसा लग रहा है कि आपने एक तुक्के से क्वेश्चन लगाया है। तो मे बी आधा मार्क्स हर क्वेश्चन में ऐसा कट होने की संभावना हो सकती है। जैसे मैंने हर एक क्वेश्चंस में इंड एयर्स का रेफरेंस एकदम डाला ही डाला था, जिससे मेरा 67 मार्क्स आया था। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन में पूरा 100% मार्क्स अचीव किया था। जैसे 14 में 14 आउट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था जो 14 मार्क्स का आता है। तो 14 में से मुझे 14 मार्क्स पूरा मिला था, क्योंकि मैंने इंड एयर्स और हर चीज़ पूरा टेबल बना के अच्छे से किया था, प्रेजेंटेशन बना करके किया था, तो उससे अच्छा मार्क्स आया। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन ये रहता है कि भाई एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज देना ज़रूरी है कि नहीं? मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज देना मस्ट है। और कोई मार्केट की टेस्ट सीरीज के लिए ना जाएं, कहीं इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज आता है उस टेस्ट सीरीज को अपेयर करो। 2 टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट का आता है, वो 2 टेस्ट सीरीज में मिनिमम, अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप मिनिमम एक टेस्ट सीरीज के लिए जरूर अपेयर हो। उससे क्या रहता है ना कि आपको अपना वास्तविकता पता लगता है कि आप कहाँ पर हो और आपको क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है। और हमेशा टेस्ट सीरीज मतलब है कि आप एक महीना पहले, एग्जाम के 1 महीना पहले आप टेस्ट सीरीज दो, जिससे आप कहीं पर लैग करते हो, कहीं आपका कमी रह जाता हो, तो उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर पाओ। अब जैसे एग्जाम के 2 दिन पहले दोगे, तो आप तो वैसे डिप्रेशन में चले जाओगे भाई कि अब हम मेरी गलती टेस्ट सीरीज में हो गई कि मैं इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये बेहतर एडवाइजेबल रहेगा कि आप जब भी एग्जाम हो तो उससे 1 महीना पहले दो टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज का जैसे अब होता है कि जैसे आपने टेस्ट सीरीज दे दिया, अभी आप अगर आकलन करना है उसका, आप अच्छे से आकलन नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी अपने फ्रेंड्स को वो स्कैन करके दे दो, जिससे अपना वो देख लेगा और उस चीज़ को कम से कम वो जस्टिफाइबल एक रेंज में आपका मार्क्स बता देगा। उससे आपको ये रहेगा कि भाई आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी आप एक्चुअल में हो कहाँ पर, और वो मिस्टेक एग्जाम में नहीं करोगे। नहीं तो पता चलेगा ना कि जो आपका एग्जाम रहेगा वही टेस्ट सीरीज हो जाएगा फिर, तो वो दूसरे अटेम्प्ट में ले जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। टेस्ट सीरीज के लिए अपील हो, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करें, इंस्टीट्यूट के मेट को रिफर करें। यही मेरी एडवाइस है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिंदास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में 60-70 मार्क्स या 80 मार्क्स लाना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसमें ला सकते हैं। अगर और भी किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा।
लॉ के लिए, ऑडिट के लिए या और भी सब्जेक्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टडी कैसी रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो भी सीए फाइनल या जो भी किसी की प्रिपरेशन के लिए आपके फ्रेंड कर रहे हैं उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।